फ्रेंड्स, वेलकम टू सब्जेक्ट सीरीज। आज हम करने जा रहे हैं साइंस का चैप्टर नंबर 14 नेचुरल रिसोर्सेज। बहुत ही ज़्यादा इजी चैप्टर है, आपका एनवायरमेंटल स्टडीज से रिलेटेड चैप्टर है। तो इसमें आप समझेंगे कि जो हमारी नेचुरल थिंग्स हैं, जितने भी हमें नेचुरल रिसोर्सेज मिले हुए हैं, उनका क्या योगदान है हमारी लाइफ में और उनको हम कैसे बचा सकते हैं या उनका कैसे कैसे हम यूटिलाइजेशन कर सकते हैं अच्छे से। तो स्टार्ट करते हैं हम इस चैप्टर के इंट्रोडक्शन के साथ। तो इस चैप्टर में हम देखेंगे, सबसे पहले हमें बताया गया है अर्थ के बारे में। जो हमारी अर्थ है वो ओनली प्लैनेट है इस पूरे यूनिवर्स का जिस पे लाइफ पॉसिबल है। अब उस अर्थ पे लाइफ पॉसिबल होने का रीज़न क्या है? उस अर्थ पे लाइफ पॉसिबल होने का रीज़न है हमारा एटमॉस्फेयर, आपका हाइड्रोस्फेयर और आपका लिथोस्फेयर। अभी एटमॉस्फेयर तो लगभग सभी जानते हैं, द एयर सराउंडिंग अस इज कॉल्ड एटमॉस्फेयर। लेकिन क्या है हाइड्रोस्फेयर और क्या है लिथोस्फेयर, ये समझते हैं। हाइड्रो मीन्स रिलेटेड टू वाटर। तो अर्थ पे जैसे कि आप सबको पता है 75% क्या है, वाटर है। तो वो जो 75% वाटर है उस पूरे एरिया को हम बोलते हैं आपका हाइड्रोस्फेयर। और जो लिथोस्फेयर है वो आपका जो 25% अर्थ पे लैंड एरिया है या टेरेस्ट्रियल एरिया जिसको हम बोल सकते हैं, वो आपका लिथोस्फेयर में काउंट होता है। तो हमने देखा एयर के लिए हम यूज़ करें एटमॉस्फेयर, लैंड के लिए यूज़ करें लिथोस्फेयर और वाटर के लिए यूज़ करें हम हाइड्रोस्फेयर। इन तीनों को मिला के पॉसिबल हो पाता है अर्थ पे क्या, लाइफ। और जो लाइफ पॉसिबल है उसके लिए इन तीनों को मिलके बनता है हमारा बायोस्फेयर। बायोस्फेयर हालांकि एक एबायोटिक कंपोनेंट है। एबायोटिक कंपोनेंट है क्योंकि उसमें एयर है, वाटर है, लैंड है। लेकिन ये एबायोटिक कंपोनेंट बहुत इंपॉर्टेंट है बाकी बायोटिक कंपोनेंट्स जैसे कि ह्यूमन बीइंग्स, एनिमल्स, प्लांट्स को जिंदा रखने के लिए। तो आज हम ये सीखेंगे कि कैसे इनका यूटिलाइजेशन और क्या इनका यूज है हमारी लाइफ में। तो लेट्स स्टार्ट विद एयर। बट बिफोर मूविंग टू एयर, लेट मी टेल यू कि आपको इस चैप्टर के नोट्स लिंक में प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। आप आराम से इस चैप्टर को समझिए। सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम एयर। एयर, जैसा कि हम जानते हैं, एयर इज द ब्रीथ ऑफ आवर लाइफ। हमें जिंदा रहने के लिए सबसे पहले, खाने से भी पहले किस चीज़ की जरूरत है? ऑक्सीजन की। और ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है एयर में। जहाँ तक एयर का सवाल है, एयर जो है उसमें बहुत सारी गैसेज हैं। जैसे आपका सबसे ज़्यादा इसमें है नाइट्रोजन, इसके अलावा इसमें ऑक्सीजन भी है, कार्बन डाइऑक्साइड भी है और भी डिफरेंट गैसेज है। इनर्ट गैसेज भी हैं इसमें। इनर्ट गैसेज मीन्स जो रिएक्ट नहीं करती किसी के साथ, वो गैसेज इसमें। आर्गन हो गई, हीलियम हो गई, क्रिप्टन हो गई, ये सारी आपकी इनर्ट गैसेज, वो भी एटमॉस्फेयर में। वाटर वेपर्स भी एटमॉस्फेयर में। तो जहाँ तक एयर का सवाल है, तो एयर एक बेसिक रिक्वायरमेंट हो गई लाइफ के लिए। अगर आप ह्यूमन की बात करें, एनिमल की बात करें, प्लांट्स की बात करें, सबके लिए एयर एक इम्पोर्टेंट चीज़ है जिंदा रहने के लिए। वो बात अलग है कि एनिमल्स को ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है और प्लांट्स को कार्बन डाइऑक्साइड की ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है। लेकिन फिर भी इट इज़ अ मिक्सचर, एयर इज़ अ मिक्सचर ऑफ गैसेस। तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली चीज़ है। इसके बाद हम बात करते हैं, एयर अगर थोड़ा फास्ट मूव करने लगे तो उसको क्या कहेंगे? अगर एयर थोड़ा फास्ट मूव करने लगते तो हम उसको कहते हैं विंड। नाउ वी विल डिस्कस एयर पोल्यूशन। एयर पोल्यूशन जैसे कि आप समझते हैं कि एयर के अंदर जो नेचुरल कंस्टिट्यूएंट्स एयर है, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और जितनी भी गैसें, उनके अलावा अगर कोई इम्प्योरिटी उसमें ऐड होती है तो एयर पोल्यूशन कॉज करती है। तो एयर पोल्यूशन क्या है और इससे क्या नुकसान होता है? सबसे पहले एयर पोल्यूशन है द मिक्सिंग ऑफ अनडिजायर्ड पार्टिकल्स इन द एयर इज कॉल्ड एयर पोल्यूशन। तो ये आपने समझा। अब इससे प्रॉब्लम क्या होती है? एयर पोल्यूशन से होता क्या है कि सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है आपको ब्रीथिंग में। ब्रीथिंग में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होने लगती है क्योंकि जो पार्टिकल्स होते हैं, जो स्मोक डस्ट पार्टिकल्स होते हैं, वो एयर में आ जाते हैं। जब उनकी क्वांटिटी ज़्यादा होने लगती है तो ऑक्सीजन के मुकाबले उनकी क्वांटिटी ज़्यादा होने लगती है और ब्रीथिंग में प्रॉब्लम आने लगती है। ये ज़्यादा सिचुएशन ख़राब होने लगती है उन शहरों में जहाँ फैक्ट्रीज बहुत ज़्यादा होती है या ऑटोमोबाइल्स बहुत ज़्यादा यूज़ होती हैं, क्योंकि वहाँ पे अनबर्न्ड कार्बन्स और हाइड्रोकार्बन्स, इसके अलावा नाइट्रोजन और उसका कंपोनेंट सल्फर का मिक्स हो जाता है, जिससे आपके बहुत सारे टॉक्सिक सब्सटेंसेस बन जाते हैं, जो कॉज करता है आपको डिफरेंट काइंड ऑफ ब्रीथिंग प्रॉब्लम्स एंड अस्थमा। नाउ हाउ टू इरेडिकेट, हाउ टू रिमूव ऑल दिस काइंड ऑफ थिंग्स, इसके लिए हम कुछ छोटी छोटी टेक्निक यूज कर सकते हैं। अगर हम ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट्स
लगाएं, ज़्यादा से ज़्यादा जितना हो सके, अपना पूरे एरिया को कवर रखें। इसके अलावा फॉरेस्ट कवर बढ़ा दें। इसके अलावा जो गाड़ियाँ हम यूज़ करते हैं, अगर हम उसमें साइलेंसर और एक तरह का आप कह सकते हैं फिल्टर यूज़ करें तो काफ़ी हद तक हम कंट्रोल कर सकते हैं। एक इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर नाम का इंस्ट्रूमेंट आता है। अगर जो फैक्ट्रीज हैं जिनमें चिमनीज लगी होती है, अगर उनके टॉप पर हम इस इंस्ट्रूमेंट को लगाते हैं तो ऑलमोस्ट 50% ये एयर पोल्यूशन को रोक देता है। तो इस तरह की टेक्निक की हमें जरूरत है एयर पोल्यूशन को रोकने के लिए। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एयर जो हमारा है, जो एटमॉस्फेयर अर्थ के अराउंड है, वो क्या करता है, वो अर्थ का जो पर्टिकुलर टेम्परेचर है उसको कांस्टेंट बनाने में मदद करता है। नहीं तो आप पाएंगे मून की तरह अर्थ का भी टेम्परेचर इतना वेरी कर जाता, लाइक फ्रॉम -112 टू +67 डिग्री। तो इतना टेम्परेचर वेरिएशन नहीं होता जस्ट बिकॉज ऑफ एटमॉस्फेयर। कैन यू इमेजिन? नाउ मूविंग टू आवर नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज वाटर। वाटर, जैसे कि आप समझते हैं कि वाटर इज अ वंडर लिक्विड। वाटर एक ऐसा फ्लूइड है जो कि सभी ऑर्गेनिजम्स को जिंदा रखने में मदद करता है। इनफैक्ट हमारी बॉडी में 65 to 70% आप कह सकते हैं वाटर है। वाटर ये पॉसिबल करता है कि जितने भी क्रिएचर्स हैं, चाहे वो मैराइन है, चाहे वो किसी भी तरह के ऑर्गेनिजम्स हैं, इन प्लांट्स भी हैं, उनको जिंदा रखने में, उनका ट्रांसपोर्टेशन, चाहे वो खाने का ट्रांसपोर्टेशन हो या खुद वाटर मॉलिक्यूल्स का ट्रांसपोर्टेशन हो, उसमें मदद करता है वाटर। तो वाटर बनता कैसे है? वाटर बना है हमारे अर्थ में, वाटर के कंस्टिट्यूएंट्स जो है वो है H2O, हाइड्रोजन के 2 मॉलिक्यूल्स और एक ऑक्सीजन का मिलके बनता है वाटर। तो वाटर जो पाया जाता है अर्थ पे, वो कहाँ कहाँ मिलता है? तो आपको तो पता ही, नेचुरली वाटर आपका ओशियन, सी, लेक्स, रिवर्स, पॉन्ड्स में मिलता है। इसके अलावा एक प्योर फॉर्म भी है, वो है आपकी रेन वाटर। उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे जब हम एसिड रेन करेंगे। तो वाटर के बारे में मैंने आपको बताया कि इतना पानी है, हमने कहा स्टार्टिंग में, चैप्टर की स्टार्टिंग में, 75% ऑफ द अर्थ सरफेस इज कवर्ड विद वाटर, बट स्टिल देयर आर मैनी पार्ट्स ऑफ आवर कंट्री एंड इन द वर्ल्ड इन विच वाटर इज नॉट अवेलेबल फॉर ड्रिंकिंग। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि जब हमने बताया 75% एरिया में वाटर है, तो हमने ये समझना चाहिए कि वो जो 75% एरिया में वाटर है अर्थ में, यानी 3/4 पार्ट पे वाटर है, वो पीने लायक नहीं है सारा। उसमें से सिर्फ 0.01% पीने लायक है। बाकी सारा मेराइन, जिसमें बाकी सारा आप कह सकते हैं कि वो नमकीन है, सॉल्टी वाटर है, जिसको पिया नहीं जा सकता। वो अलग बात है कि कुछ टेक्निक यूज करके हम उस सॉल्टी वाटर को पीने लायक बना सकते हैं, बट जो हमारे पास ड्रिंकिंग वाटर अवेलेबल है वो बहुत 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 कम है, लिमिटेड है। इस वजह से हम कहते हैं सेव वाटर। दूसरी चीज़ हम यहाँ समझना चाहेंगे कि वाटर और क्यों एसेंशियल है, क्योंकि जितने भी हम ऑर्गेनिजम्स देखते हैं हमारे आसपास, उससे 2 से 3 गुना ज़्यादा ऑर्गेनिजम्स वाटर में रहते हैं। जितने भी मैराइन एनिमल्स हैं, जितने भी एक्वेटिक एनिमल्स हैं, उनका घर है वाटर। बड़ी बड़ी वाटर बॉडीज आप देखते हैं तो उसमें बहुत तरह के जीव जंतु पाए जाते हैं। वाटर एक प्रीशियस नेचुरल रिसोर्स है। वाटर का जो पोल्यूशन है वो कैसे हमारे लिए नुकसानदायक है, अब हम ये पढ़ेंगे इस टॉपिक में। वाटर पोल्यूशन में हम ये समझेंगे कि वाटर पोल्यूट होता कैसे है। तो सबसे पहले हम इसको डिस्कस करने से पहले एक टॉपिक कर लेते हैं, एसिड रेन। हमने प्रीवियस टॉपिक में पढ़ा था एयर पोल्यूशन। एयर पोल्यूशन, अगर एयर पोल्यूशन है कहीं पर्टिकुलर एरिया में और वहाँ पे रेन हो जाती है, अब रेन भी एक सोर्स है वाटर का, तो उस रेन वाटर में पार्टिकल्स जो होते हैं पोल्यूशन के, वो रिएक्ट कर जाते हैं, चाहे वो सल्फर हो, चाहे वो किसी भी तरह के पार्टिकल्स हो, वो उसमें अगर इंटरफेयर करेंगे तो ऐसा कंपाउंड क्रिएट कर देते हैं जो एसिडिक हो सकता है। हालांकि वो माइल्ड एसिड होता है, लेकिन उससे नुकसान जरूर होता है। और जब वो पार्टिकल्स पानी के साथ मिलकर धरती पे पहुंचते हैं तो एसिड रेन कहलाती है। और एसिड रेन से क्या होता है आपका, जो अगर वो पेड़ पौधों के ऊपर गिरे तो पत्ते जो होते हैं वो खराब होने लगते हैं। अगर वो बिल्डिंग्स के ऊपर गिरता है एसिड वाटर, रेन वाटर जिसको आप बोलते हैं एसिड रेन वाला, तो वो बिल्डिंग्स को भी कोरोड करता है, खराब करता है वहाँ पे। और इसके अलावा आप पाएंगे कि एसिड रेन से जितने भी आपके वेजिटेटिव प्लांट्स हैं या जितने भी आपके स्ट्रक्चर्स हैं, सबको नुकसान होता है। तो ये एसिड रेन जब जमीन पे आती है, यानी फ्लो होकर पानी जब ओशन तक पहुंचता है, तो ये वहाँ पे जाके भी एक्वेटिक एनिमल और मैराइन एनिमल्स के लिए प्रॉब्लम क्रिएट करता है। इससे हम ये समझ में आता है हमारे कि जो एसिड रेन है, इसके पीछे कहीं ना कहीं एयर पोल्यूशन भी रिस्पॉन्सिबल है। तो वाटर पोल्यूशन में हम देखेंगे, जो वाटर पोल्यूशन है
उसमें वाटर के अंदर ऐसे अनडिजायर्ड सब्सटेंसेस, टॉक्सिक सब्सटेंसेस आ जाते हैं जिसकी वजह से वाटर पोल्यूशन हो जाता है। अब वाटर पोल्यूशन करने के लिए कुछ हद तक इंसान भी जिम्मेदार हैं। कैसे? जैसे हम एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस देखते हैं, एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस में हम कुछ तरह के फर्टिलाइजर यूज़ करते हैं। कुछ ऐसे फर्टिलाइजर भी होते हैं जो यूज़ करने के बाद ज़मीन में चले जाते हैं, ज़मीन से वो पानी में आ जाते हैं। तो इनडायरेक्टली कहने का मतलब ये है कि वो फर्टिलाइजर्स नॉन बायोडिग्रेडेबल होते हैं, और अगर वो नॉन बायोडिग्रेडेबल हैं तो वो ख़त्म नहीं होंगे। अगर वो ख़त्म नहीं होंगे तो वो कहीं ना कहीं मूव करते रहेंगे, तो वो मूव करते करते हमारे वाटर तक पहुंच जाते हैं। बिकॉज यू नो अर्थ इज़ अ वेरी गुड एब्जॉर्बेंट, अर्थ एब्जॉर्ब करती है वाटर, तो वाटर के साथ वो सारे पोल्यूटेंट्स ऐड होने लगते हैं। जिससे होता है कि अल्टीमेटली जो वाटर ओशंस में पहुंचता है, रिवर्स के थ्रू किसी भी तरह ओशंस में पहुंचेगा, तो वहाँ पे जो ऑक्सीजन के अंदर ओशन के अंदर जो ऑक्सीजन है वो कम होने लगती है। ऑक्सीजन क्यों कम होने लगती है? क्योंकि उसके अंदर पोल्यूटेंट्स बढ़ जाते हैं, जिससे प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है उन ऑर्गेनिजम्स के लिए जो ओशन में रहते हैं। इससे होता क्या है कि सारी ऑक्सीजन कम होने लगती है, ऑक्सीजन में जो लेवल है ऑक्सीजन का वो ओशन में कम होने लगता है। दूसरा, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि जो वाटर है वो सबके लिए बहुत ही एसेंशियल है, क्योंकि वाटर के अंदर डिजोल्व ऑक्सीजन भी होती है। अगर वाटर ही पोल्यूट हो जाएगा तो जो फिशेज हैं, जैसे हम समझते हैं फिशेज गिल्स के थ्रू सांस लेते हैं, तो गिल्स के थ्रू जब वो सांस लेती हैं तो उसमें से डिजोल्व ऑक्सीजन वो निकाल लेती हैं। बट अगर वाटर ही पोल्यूट हो जाएगा तो गिल्स भी काम करना कम कर देंगे। कहने का मतलब है कि फिशेज को भी प्रॉब्लम होगी। तो हम इस तरह से समझेंगे कि वाटर जो है अगर वो पोल्यूट होता है तो उसमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करते हैं ऑर्गेनिजम्स, पोल्यूट वाटर की वजह से। पोल्यूट वाटर होने की वजह से किसी किसी एरिया में तो कैंसर जैसी प्रॉब्लम भी क्रिएट हो रही है। अब हम मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो कि है हमारा मिनरल्स। मिनरल्स जो हमारे सॉइल में प्रेजेंट होते हैं, तो इस टॉपिक में हम सॉइल और मिनरल्स दोनों को ही डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि आपको पता है हमारी अर्थ क्रस्ट में बहुत सारे एलिमेंट्स पाए जाते हैं, तो मिनरल्स भी मिलते हैं। ये मिनरल्स जो होते हैं ये प्लांट्स को बढ़ाने में मदद करते हैं, और हमारी अलग अलग इंडस्ट्रीज में इनका अलग अलग यूज़ भी होता है। जैसे फॉस्फोरस हो गया, फॉस्फोरस बहुत यूज होता है इंडस्ट्रीज में। इसके अलावा आप समझेंगे कि जो सॉइल है उसका फॉर्मेशन कैसे हुआ है। सॉइल का फॉर्मेशन हुआ था फ्रॉम नेचुरल फैक्टर्स, फ्रॉम बायोलॉजिकल फैक्टर्स। नेचुरल फैक्टर्स में क्या आएंगे? नेचुरल फैक्टर हो गया जैसे सन, रेन और एयर या विंड भी कह सकते हैं आप। अब इनसे कैसे सॉइल फॉर्म हुई? देखिए, पहले सपोज चट्टान है, कोई बहुत बड़ी चट्टान है, तो उस पर अगर सनलाइट है, सनलाइट क्या करेगी? हीट अप कर देगी उसको, जिससे क्रैक्स आ जाते हैं। अब वाटर कैसे मदद करता है सॉइल फॉर्मेशन में? वाटर क्या करेगा? उन क्रैक्स में, जैसे बारिश हो रही है तो वो क्रैक्स को बड़ा कर देता है, तो धीरे धीरे वो चट्टानें टूटने लगती हैं। अब विंड क्या करती है? विंड उन क्रैक्स को और छोटे छोटे जो पार्टिकल्स होते हैं उनको एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में मदद करती है। तो इस तरह से सॉइल का फॉर्मेशन होता है नेचुरली हमारे नेचर में। लेकिन अगर हम बात करें बायोलॉजिकली कैसे होता है, तो ये एक माइन्यूट है डिफरेंस समझने में कि भाई बायोलॉजिकल कैसे होगा। बायोलॉजिकल ऐसे होगा कि कुछ ऐसे हमारे पास ऑर्गेनिज्म है जैसे लीचेंस, ये जब एक सरफेस पे ग्रो करते हैं तो ये अपने आप को बढ़ाते हैं। जब ये बढ़ाते हैं अपने आप को तो एक पाउडर्ड सब्सटेंस उस सरफेस पे बढ़ाते हैं, जिससे होता क्या है, ये धीरे धीरे मूव करते हैं तो सब्सटेंस की वजह से वो चीज़ भी टूटने लगती है। तो जब ये किसी चट्टान पे ग्रो करते हैं तो चट्टान को भी धीरे धीरे ये सॉइल में कन्वर्ट करने लगते हैं, और उसके बाद तो विंड हेल्प कर देती है उस सॉइल को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में। तो हम पाएंगे कि जो हमारे अर्थ है उसमें बहुत सारे मिनरल्स मिलते हैं, और जो सॉइल है उस की जो हमारा जो अर्थ की जो टॉप मोस्ट लेयर है उसके ऊपर प्रेजेंट होती है। ये हमारी मदद करती है प्लांट्स की ग्रोथ में। अगर सॉइल रिच होगी मिनरल्स में तो उतने अच्छे प्लांट्स वहाँ पे ग्रो होते हैं। लेकिन अगर कहीं पे सपोज सॉइल इरोजन हो जाए, सॉइल इरोजन का मतलब द रिमूवल ऑफ टॉप फर्टाइल लेयर ऑफ द अर्थ क्रस्ट इज कॉल्ड सॉइल इरोजन। अब वो कैसे भी रिमूवल हो सकता है आपका, बाय वाटर, बाय विंड, ईटीसी। सॉइल इरोजन अगर हो जाता है तो वो पूरी ज़मीन बंजर हो जाती है, जैसे कि राजस्थान में। सॉइल इरोजन से हमें अपनी सॉइल को बचाना चाहिए। अब सॉइल इरोजन होता कैसे, मैंने अभी आपको बताया। सपोज कहीं पे बहुत ज़्यादा पानी आए, जैसे बाढ़ आ जाए तो सॉइल इरोजन हो जाता है, या सपोज बहुत फ्रिक्वेंट आंधी चलती हो कहीं पे तो वहाँ सॉइल इरोजन हो सकता है। सॉइल इरोजन होने के कारण और भी हो सकते हैं। सपोज वहाँ पे वेजिटेशन में कमी आ जाए, सपोज बहुत ज़्यादा वहाँ पे कैटल्स हैं और वो वहाँ पे चरते हैं, वहाँ पे कोई प्लांट्स ना बचें
तो धीरे धीरे क्या होता है, वहाँ पे सॉइल इरोजन स्टार्ट हो जाता है। क्योंकि जो प्लांट्स होते हैं उनकी जो रूट्स होती है वो सॉइल को पकड़ के रखती हैं। अगर प्लांट्स ही नहीं होंगे, चाहे छोटे प्लांट्स हो चाहे बड़े, अगर वो होंगे ही नहीं तो सॉइल को बांध के नहीं रख सकता कोई भी। तो बांध के नहीं रख सकता तो वो फ्लो हो जाएगी विंड से भी और वाटर से भी। तो हमें सॉइल इरोजन को बचाना होगा, जिससे कि हम अपने सॉइल को प्रिजर्व कर सके। सॉइल इरोजन को हमें रोकना होगा। इसके अलावा कुछ हिली एरियाज पे हम कुछ प्रैक्टिसेस कर सकते हैं, लाइक टेरेस फार्मिंग। टेरेस फार्मिंग में होता क्या है कि हम टेरेस फार्मिंग में हम सीढ़ी के हिसाब से खेती करते हैं। लाइक हम स्लोप में नहीं रहने देते ज़मीन को, हम उसको जैसे स्टेयर्स होती हैं सीढ़ियाँ, ऐसे हम उधर फार्मिंग करते हैं। तो होता क्या है, अगर बारिश भी होती है तो जो सॉइल मूव करके नीचे आ सकती थी डायरेक्टली, वो नीचे नहीं आती, वो लेवल बाय लेवल रुकती रहती है वहीं पे। इससे होता क्या है, अल्टीमेटली हमारे पास हमारी सॉइल कंजर्व रहती है। तो इस तरह की कुछ टिप्स और टेक्निक से हम सॉइल इरोजन को रोक सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ हमने इस चैप्टर के 3 मेजर टॉपिक कंप्लीट कर लिए हैं। बाकी 2 टॉपिक्स हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। इफ यू find this video helpful, then please do subscribe.